लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर करीब 10,000 साल पहले तक दुनिया में एक ही समय पर कई इंसान की प्रजातियां मौजूद थीं। और क्यों ना हो, आज के समय धरती पर लोमड़ी, भालू और सूअर की बहुत सी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। तो आखिर हमारी दूसरी स्पीशीज के साथ क्या हुआ? क्या हमने उन्हें खत्म कर दिया या सब एक बन गए, होमो सेपियंस? जितनी स्पीशीज आज तक हमें मिली हैं, उनमें से कुछ खास प्रजातियां हैं, जैसे होमो हैबिलिस, होमो इलेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो डेनिसोवा, होमो फ्लोरेंसिस, होमो सोलोवेंसिस और होमो सेपियंस यानी कि हम। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कुछ 60-70 लाख साल पहले, जब हमें सबसे पहला ह्यूमन फॉसिल मिला अफ्रीका में, जो लगभग 60-70 लाख साल पुराना बताया जाता है। पर वो पूरी तरह इंसान नहीं थे, सहेलैंथ्रोपस। ये कुछ हद तक सीधे चल सकते थे, लेकिन दिखने में अब भी काफी हद तक बंदरों जैसे थे। इंसानों जैसे दिखने वाले जीव की शुरुआत लगभग 2.5 लाख साल पहले हुई। अगर आप 20 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका की यात्रा करते, तो आप इंसानों जैसे दिखने वाली कुछ प्रजाति के समूह से मिलते, जो प्रेम करते थे, खेलते थे, गहरी दोस्ती बनाते थे और सम्मान व ताकत के लिए मुकाबला करते थे। लेकिन ये सब तो चिंपैंजी, बाबून और हाथी भी किया करते थे। इनमें कुछ भी खास नहीं था। उस समय के इंसान को अंदाजा भी नहीं था कि उनके वंशज एक दिन चांद पर चलेंगे, परमाणु को विभाजित करेंगे और इतिहास की किताबें भी लिखेंगे। शुरुआती इंसानों के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वे एक साधारण और महत्वहीन जीव थे, जिनका अपने पर्यावरण पर प्रभाव गोरिल्ला, जुगनू या जेलीफिश से ज्यादा नहीं था। होमो सेपियंस को बाकी मानव प्रजातियों से अलग करने वाली सबसे बड़ी वजह उनकी दिमागी क्षमता थी। सेपियंस कल्पना कर सकते थे और उन चीजों पर भी भरोसा कर सकते थे जो असल में मौजूद नहीं थी। वे इन काल्पनिक चीजों की कहानियां बना सकते थे। सेपियंस हजारों अजनबियों पर भी भरोसा करके साथ मिलकर काम कर सकते थे। दूसरी प्रजातियां जैसे निएंडरथैल बड़ा दिमाग होने के बावजूद सिर्फ अपने छोटे और जाने पहचाने समूहों में ही मिलकर काम कर पाते थे। सेपियंस ने जल्द ही एडवांस भाषा भी बना ली थी। हम ये ठीक नहीं जानते कि होमो सेपियंस जैसे जीव पहली बार कब और कहां विकसित हुए, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 3 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका में ऐसे सेपियंस रहते थे जो बिल्कुल ही हमारी तरह दिखते थे। अगर उनमें से कोई आज उठकर अस्पताल में आ जाए, तो एक डॉक्टर को कुछ भी अलग नहीं लगेगा। 25 लाख साल पहले के इंसान का दिमाग लगभग 600 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। आधुनिक सेपियंस का दिमाग औसतन 1200 से 1400 का होता है। निएंडरथैल का दिमाग तो इससे भी बड़ा था। यहां पर आपको लगेगा कि जब दिमाग की बात हो तो जितना बड़ा उतना बेहतर, पर असल में बड़ा दिमाग शरीर पर एक बड़ा बोझ होता है। इसे रखना आसान नहीं होता है। होमो सेपियंस में दिमाग शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2 से 3% होता है, लेकिन जब शरीर आराम की स्थिति में होता है, तब ये 25% ऊर्जा खर्च करता है। अगर इसकी तुलना एप्स से करें, तो उनका मस्तिष्क कुछ 350 से 400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का होता है, जो आराम के समय सिर्फ 8% ऊर्जा लेता है। प्राचीन मनुष्यों ने अपने बड़े दिमाग की कीमत 2 तरीकों से चुकाई। उन्हें खाने की खोज में ज्यादा टाइम देना पड़ता था, उनकी मांसपेशियां भी कमजोर हो गई। इसे ऐसे समझें जैसे सरकार डिफेंस से पैसा हटाकर एजुकेशन में लगा दे। वैसे ही उस समय के इंसानों ने ऊर्जा को अपने बाइसेप्स से हटाकर न्यूरॉन्स की ओर मोड़ दिया। ये बिल्कुल तय नहीं था कि ये जीवित रहने के लिए एक अच्छा बदलाव है। एक चिंपैंजी होमो सेपियंस के साथ बहस में नहीं जीत सकता, लेकिन वो इंसान को एक कपड़े की गुड़िया की तरह फाड़ सकता है। इस तरह लगभग 10 लाख साल पहले रहने वाले इंसान अपने बड़े दिमाग और तेज पत्थर के औजारों के बावजूद लगातार शिकारियों के डर में जीते थे। वे शायद ही कभी बड़े जानवरों का शिकार करते थे। मुख्य रूप से वे पौधे इकट्ठा करके, कीड़े पकड़कर, छोटे जानवरों का पीछा करके और अधिक शक्तिशाली मांसाहारी जानवरों द्वारा छोड़े गए मांस को खाकर जीवित रहते थे। शुरुआती पत्थर के औजारों का एक आम उपयोग हड्डियों को तोड़कर उनके अंदर का बोन मैरो निकालना था। पर बोन मैरो क्यों? मान लो और शेरों के झुंड को जिराफ को मारकर खाते हुए देखते हैं। अब धैर्य से इंतजार करते हैं जब तक वो खत्म न कर लें। लेकिन तब भी आपकी बारी नहीं आएगी, क्योंकि पहले लकड़बग्घे बचा हुआ खाना खाते हैं और आप उनसे उलझने की हिम्मत नहीं कर सकते। उसके बाद ही आप और आपका झुंड उस मरे हुए जानवर के पास जाने की हिम्मत करते, सावधानी से अपने चारों तरफ देखते हुए, और जो हड्डियों के अंदर बचा है उसे खाने लगते। यहां पर हमें इंसानों के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती है, इंसान की साइकोलॉजी और हमारा इतिहास।
लाखों सालों तक इंसान छोटे जीवों का शिकार करते और जो भी मिल सके उसे इकट्ठा करते, जबकि बड़े शिकारी उन्हें अपना शिकार बनाते रहते। ये सिर्फ 4 लाख साल पहले ही इंसानों की कई नई प्रजातियों ने बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू किया, और सिर्फ पिछले कुछ लाख सालों में होमो सेपियंस के एवोल्यूशन के साथ इंसान फूड चेन में टॉप पर पहुंच गया। बीट से उठकर सीधे टॉप पर जंप करने के बहुत बड़े परिणाम सामने आए। फूड चेन में टॉप पर रहने वाले दूसरे जानवर जैसे शेर और शार्क लाखों सालों में धीरे धीरे इस स्थिति तक पहुंचे थे। इससे इकोसिस्टम को टाइम मिला संतुलन बनाने का। जैसे जैसे शेर ज्यादा खतरनाक बने, वैसे वैसे हिरण और भी तेज दौड़ने लगे और गैंडे ज्यादा गुस्सैल हो गए। पर इंसान बहुत तेजी से टॉप पर पहुंच गया, जिससे इकोसिस्टम को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो संतुलन बना सके। पृथ्वी के ज्यादातर टॉप प्रेडेटर्स विशाल और आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन होमो सेपियंस कमजोर जीवों में से हैं जो हाल ही में ऊपर उठा है। इसलिए हम अपनी जगह को लेकर हमेशा डर और चिंता से भरे हुए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 70,000 साल पहले ईस्ट अफ्रीका के सेपियंस अरेबियन पेनिनसुला में फैल गए। जब होमो सेपियंस अरब पहुंचे, तब यूरेशिया का अधिकांश भाग पहले से ही दूसरी मानव प्रजातियों द्वारा बसा हुआ था। उनके साथ क्या हुआ, इस बारे में 2 अलग-अलग थ्योरी हैं। पहली, इंटरब्रीडिंग थ्योरी। अट्रैक्शन और मेल-जोल की थ्योरी बताती है, जब सेपियंस दुनिया भर में फैले तो उन्होंने अन्य मानव आबादियों जैसे निएंडरथल्स और इरेक्टस के साथ प्रजनन किया। अगर ऐसा है, तो आज के यूरेशियाई और एशियाई लोग शुद्ध सेपियंस नहीं हैं, बल्कि अन्य मानव प्रजातियों का मिश्रण है। दूसरी, रिप्लेसमेंट थ्योरी। इसके अनुसार सेपियंस और अन्य मानव प्रजातियों की शारीरिक बनावट, गंध और व्यवहार अलग थे, इसलिए उनमें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बहुत कम रहा होगा। और अगर कभी कोई निएंडरथल रोमियो और सेपियंस जूलियट प्रेम में पड़ भी जाते, तो वे ऐसे बच्चे पैदा नहीं कर सकते जो आगे वंश बढ़ा सके, जैसे खच्चर जो घोड़े और गधे के प्रजनन से आता है पर खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकता। लेकिन यदि निएंडरथल्स और डेनिसोवन्स सेपियंस के साथ नहीं मिले, तो वे गायब क्यों हो गए? हो सकता है कि सेपियंस ज्यादा बेहतर शिकारी थे, इसलिए उनकी संख्या तेजी से बढ़ी। निएंडरथल्स के लिए भोजन इकट्ठा करना मुश्किल होता गया और वे धीरे धीरे खत्म हो गए। हमें पक्का नहीं पता, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, चाहे इसके लिए सेपियंस जिम्मेदार हों या नहीं। लेकिन जैसे ही वे किसी नए स्थान पर पहुंचे, वहां की स्थानीय मानव आबादी जल्द ही विलुप्त हो गई। होमो सोलोवेंसिस के अंतिम अवशेष लगभग 50,000 वर्ष पहले के हैं। होमो डेनिसोवा उसके थोड़े समय बाद ही गायब हो गए। निएंडरथल्स लगभग 30,000 वर्ष पहले समाप्त हो गए, और फ्लोरेस द्वीप के छोटे कद के मानव होमो फ्लोरेंसिस भी लगभग 50,000 वर्ष पहले लुप्त हो गए। उन्होंने अपने पीछे कुछ हड्डियां, पत्थर के औजार, हमारे डीएनए में कुछ जीन और कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए, और उन्होंने हमें भी छोड़ा, होमो सेपियंस, जो अब इस धरती पर एकमात्र जीवित मानव प्रजाति है।